हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू भव्य केमिस्ट्री एकेडमी बीसीए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशंस की। ये क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर है जो कि सीबीएसई और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये सॉल्यूशन चैप्टर का लेक्चर 2 है जिसका टॉपिक है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। तो आइए स्टूडेंट्स वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के बहुत सारे अलग-अलग मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे हम एक-एक करके सभी मेथड्स की बात करते हैं। तो देखिए यही बात हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉलोइंग वेज। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का सबसे जो बेस्ट मेथड है या जो फर्स्ट मेथड जिसकी अपन बात करें वो है मोलैरिटी। इसके बारे में आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। मोलैरिटी क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करें, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के मोल्स जो सॉल्यूशन के 1 लीटर वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसे सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहा जाता है। अगर हम मोलैरिटी के फॉर्मूले की बात करें तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ओके, अब आगे देखिए, तो हम क्या बोल देंगे, कैपिटल एम इज इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन वी सॉल्यूशन इन लीटर। हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो एन सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन एम डब्ल्यू सॉल्यूट। अब इस एन सॉल्यूट की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डब्ल्यू सॉल्यूट अपॉन एम डब्ल्यू सॉल्यूट इंटू 1 अपॉन वी सॉल्यूशन इन लीटर। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया जाता है, मिलीलीटर में दिया जाता है। तो आप अच्छे से जानते हैं 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml एंड 1 ml इज इक्वल टू 1 अपॉन 1000 लीटर। तो क्योंकि वॉल्यूम अगर आपको ml में दिया है तो आप उसको फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर साइड में। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा W सॉल्यूट अपॉन MW सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन V सॉल्यूशन इन ml। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोलैरिटी की यूनिट्स की। तो ये मोलैरिटी का फाइनल फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। मास ऑफ सॉल्यूट हो गया W सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया MW सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्वेश्चन में गिवन होगा इन ml, तो आप यहाँ पे 1000 लिख देंगे। ओके, अब अगर हम मोलैरिटी की यूनिट्स की बात करें तो मोलैरिटी को हम यूनिट्स लिखते हैं सबसे पहले कैपिटल एम। अगर आप कैपिटल एम नहीं लिखते हैं तो कई बार आपको मोलर भी लिखा हुआ मिल सकता है या मोल्स पर लीटर भी लिख सकते हैं। तो मोलैरिटी की यूनिट्स 3 होती हैं, एम, मोलर और मोल्स पर लीटर। ठीक है, अब हम बात करें मोलैरिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड डाइल्यूशन। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो है वो टेम्परेचर से और डाइल्यूशन से अफेक्टेड होती है। अगर आप टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अगर आप सॉल्यूशन का डाइल्यूशन चेंज करते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज करते हैं तो भी मोलैरिटी अफेक्टेड हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर हम डाइल्यूशन का अफेक्ट देखें कि मोलैरिटी पे डाइल्यूशन का क्या अफेक्ट होगा तो हम क्या कह सकते हैं, ड्यूरिंग डाइल्यूशन, जब आप डाइल्यूशन करते हैं तो उस डाइल्यूशन के दौरान वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। ऑब्वियसली आप जब डाइल्यूशन करते हैं तो वाटर ऐड करेंगे और वाटर ऐड करने पर सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। अब जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम इंक्रीज होगा सो द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस बट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट रिमेन्स द सेम। यानी कि जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बढ़ेगा तो सॉल्यूशन की मोलैरिटी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन जो सॉल्यूट के मोल्स हैं जो सॉल्यूशन के अंदर हैं वो सेम रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो अगर हम ये देखें कि सॉल्यूट के इनिशियल मोल्स हो गए M1V1 और सॉल्यूट के फाइनल मोल्स हो गए M2V2, तो N इनिशियल N फाइनल के इक्वल होगा, यानी M1V1 M2V2 के इक्वल होगा। यहाँ M1 और M2 क्या है, इनिशियल एंड फाइनल मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इनिशियल मोलैरिटी का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि डाइल्यूशन करने से पहले क्या मोलैरिटी थी। फाइनल मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन का मतलब क्या हो गया कि डाइल्यूशन करने के बाद क्या मोलैरिटी थी। ठीक है, V1 एंड V2 क्या है, इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। V1 क्या हो गया, डाइल्यूशन करने से पहले सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या था, वो है V1। लेकिन अगर हम डाइल्यूशन के बाद बात करें, वाटर ऐड करने के बाद बात करें तो वॉल्यूम हो जाएगा V2, तो उसे हम बोलेंगे फाइनल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, तो डाइल्यूशन का जब भी
क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा या डाइल्यूशन के बारे में जब भी बात की जाएगी मोलैरिटी के लिए, तो आप बोलेंगे M1V1 इक्वल टू M2V2 होगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, जब हम बात करें मोलैरिटी की, तो मोलैरिटी की बेसिस पे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस भी होते हैं जिनका अलग अलग नाम दिया जाता है। सो वी कैन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ मोलैरिटी आर एज फॉलोज। यानी मोलैरिटी की बेसिस पे जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है वन मोलर सॉल्यूशन। वन मोलर सॉल्यूशन वो होता है जिसकी मोलैरिटी 1m होती है या 1 होती है। मोलैरिटी 1 होने का मतलब ये हो गया कि उसमें 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। सेकंड है डेसीमोलर सॉल्यूशन। डेसीमोलर सॉल्यूशन वो होता है जिसकी मोलैरिटी है 0.1 m और m/10, जिसका मतलब ये हो गया कि 0.1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। अब बात करें नेक्स्ट सेंटीमोलर सॉल्यूशन की। सेंटीमोलर सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी है 0.01 m और m/100। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 0.01 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, उसे सेंटीमोलर सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए नेक्स्ट कौन है, फोर्थ सेमी मोलर सॉल्यूशन। सेमी मोलर सॉल्यूशन मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी है 0.5 m और m/2। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, वो सेमी मोलर सॉल्यूशन होगा। लास्ट है मिली मोलर सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी है 0.001 m और m/1000। इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 0.001 m मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है, अब आगे देखिए। अब हम मोलैरिटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए हाउ मच क्वांटिटी ऑफ NaOH should be added in 250 ml of water to prepare a decimolar NaOH solution। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक डेसीमोलर NaOH सॉल्यूशन बनाना है, उसके लिए आप NaOH की कितनी क्वांटिटी 250 ml ऑफ वाटर में ऐड करेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है, जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वही यहाँ पे सॉल्वेंट का वॉल्यूम हो जाएगा 250 ml। NaOH का डेसीमोलर सॉल्यूशन बनाना है, मतलब मोलैरिटी आपको गिवन है 0.1 m। NaOH का मोलर मास आप जानते हैं 40 ग्राम पर मोल, और यहाँ पे क्वांटिटी जो मिलानी है यानी W सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन MW इंटू V सॉल्यूशन इन ml। मोलैरिटी गिवन है 0.1, W सॉल्यूट आपको कैलकुलेट करना है 1000 हो जाएगा, मोलर मास NaOH का है 40 और V सॉल्यूशन है 250। तो W सॉल्यूट कैसे आएगा, W NaOH इट विल बी 0.1 इंटू 40 इंटू 240 अपॉन 1000। सो दिस इज 0.1 इंटू 10, ये हो गया 1 ग्राम। यानी W कितना आ गया आपके पास 1 ग्राम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप 1 ग्राम NaOH 250 ml ऑफ वाटर में जब डिसॉल्व करेंगे तो आपके पास NaOH का डेसीमोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 का कंसेप्ट क्या है स्टूडेंट्स, कि कई बार आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं दे रखा है, तो आप अच्छे से जानते हैं कि अगर वॉल्यूम नहीं दे रखा है तो डेंसिटी और मास की हेल्प से आप वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसी कंसेप्ट पे बेस्ड ये क्वेश्चन आपके सामने प्रेजेंट किया जा रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है 120 grams of urea is added in 1000 grams of water to prepare a solution whose density is 1.15 gram per ml। डिटरमाइन द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि यूरिया का 120 ग्राम आप ऐड कर रहे हो 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, जिससे जो सॉल्यूशन प्रिपेयर हो रहा है उसकी डेंसिटी है 1.15 ग्राम पर ml। आपको बताना है जो ये सॉल्यूशन बना है यूरिया का, इसकी मोलैरिटी क्या है। तो आप अच्छे से देखिए, सॉल्यूशन की डेंसिटी गिवन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मास इंडिविजुअली गिवन है, उनको ऐड करने से सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। सॉल्यूशन की डेंसिटी और सॉल्यूशन के मास की हेल्प से सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा, फिर हम मोलैरिटी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन, W सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, ये होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो W solute प्लस W solvent। W solute कौन है, W ऑफ यूरिया। W solvent कौन है, W ऑफ वाटर। यूरिया का मास कितना है 120 ग्राम, वाटर का मास कितना है 1000 ग्राम, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 1120 ग्राम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1120 ग्राम।
डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितनी है 1.15 ग्राम पर एमएल, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आ जाएगा 1120 अपॉन 1.15 ml। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, फॉर्मूला हम यूज करें मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वी सॉल्यूशन इनटू ml, ठीक है। मास ऑफ सॉल्यूट यूरिया का कितना है मास गिवन 120। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, मोलर मास है 60। वॉल्यूम आपने पुट कर दिया 1120 इंटू 1/1.15, तो ये ऊपर आ जाएगा इंटू 1000। इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2.05 मोलर। ओके, तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था जिसमें वॉल्यूम डायरेक्टली गिवन नहीं है, आपने वॉल्यूम इनडायरेक्टली गिवन थी क्वेश्चन में और आपने फिर वहां से मोलैरिटी डिटरमाइन किया, ठीक है। अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 जो आपके सामने यहाँ दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जहां पे आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला मास अपॉन मोलर मास यूज ना करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन Na यूज करना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, 6.02 into 10 to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of solution, determine the molarity of solution। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यूरिया का मास नहीं गिवन है, यूरिया के मॉलिक्यूल्स गिवन है। तो जब कभी भी किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूल गिवन हो और आपको मोल्स निकालना हो तो आप फॉर्मूला लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू n अपॉन Na। n क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और Na क्या है नंबर ऑफ Na है एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे n आपको गिवन है, यूरिया के मॉलिक्यूल्स कितने हैं 6.02 into 10 to the power 20, एवोगैड्रो नंबर कितना होता है 6.02 into 10 to the power 23। तो ये सॉल्व करने पर आ गया 10 की पावर -3 और 0.001 मोल्स, ठीक है। अब आपके पास मोल्स आ गए सॉल्यूट के या यूरिया के, तो आप आराम से मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा n सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन v सॉल्यूशन इन ml। n सॉल्यूट कितना आया 0.001 इनटू 1000 अपॉन 100, सॉल्व करने पर आ गया 0.01 मोलर। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें तो ये आपको डाइल्यूशन के कंसेप्ट पे पूछा गया एक सिंपल क्वेश्चन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, 100 ml of a semi-molar HCl solution is diluted to 500 ml. Determine the final molarity of HCl solution। यानी क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि आपके पास एक HCl का सेमी मोलर सॉल्यूशन है, यानी जिसकी मोलैरिटी है 0.5 m, उसका वॉल्यूम दे रखा है 100 ml। आपने उसको डाइल्यूट किया, डाइल्यूट करने पर फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml। यहाँ पे स्टूडेंट्स ध्यान देना, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है कि कितना इनिशियल वॉल्यूम था और कितना फाइनल वॉल्यूम है। तो इनिशियल वॉल्यूम कितना था 100 ml और डाइल्यूट करने के बाद फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया 500 ml, यानी V1 हो गया 100, V2 हो गया 500 ml। M1 जो है वो क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज m/2 और 0.5 m, और आपको फाइनल मोलैरिटी M2 कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला क्या है आपका मोलैरिटी का, डाइल्यूशन का इफेक्ट बताते हुए M1V1 इक्वल टू M2V2। M1 क्वेश्चन में गिवन है 0.5 m, V1 क्वेश्चन में गिवन है 100 ml, M2 आपको कैलकुलेट करना है, V2 क्वेश्चन में गिवन है फाइनल वॉल्यूम 500 ml। तो M2 कितना आ जाएगा 0.5 into 100 अपॉन 500, दिस इज 0.5 अपॉन 5, सॉल्व करने पर आ गया 0.1 मोलर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। सेकेंड जो कंसेंट्रेशन टर्म हम यूज करते हैं जिसकी बात करते हैं वो है मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। क्या होती है मोलैलिटी की डेफिनेशन, तो सबसे पहले देखिए इसकी डेफिनेशन की बात करें, the number of moles of solute present in 1 kg mass of solvent is called as molality of solution। यानी जब हम मोलालिटी की बात कर रहे हैं तो आप अच्छे से देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यहाँ पे भी है, लेकिन वो किसके अंदर प्रेजेंट है 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट, जबकि मोलारिटी में हमने क्या यूज किया था 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जबकि मोलालिटी में क्या है 1 kg मास ऑफ सॉल्वेंट। यानी हम क्या बोल देंगे कि सॉल्वेंट के 1 kg मास क्वांटिटी के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उसी को ही सॉल्यूशन की मोलैलिटी कहते हैं। ओके, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलैलिटी m हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा n सॉल्यूट, और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी विल बी w सॉल्वेंट इन केजी। अब हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। देयरफॉर n सॉल्यूट इज इक्वल टू w सॉल्यूट अपॉन mw सॉल्यूट। इस n सॉल्यूट की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, तो देखिए ध्यान से, तो जैसे हमने फॉर्मूला पुट किया मोलैलिटी का फॉर्मूला आ गया W solute upon MW solute 1 upon W solvent in kg।
अब यहाँ पे भी यही बात है स्टूडेंट्स कि आपको हर बार जो है सॉल्वेंट का मास केजी में गिवन नहीं होगा, वो अगर ग्राम में गिवन है तो आप 1000 से डिवाइड करेंगे, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन MW सॉल्यूट इनटू W सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, ये है फाइनल फॉर्मूला मोलालिटी का जो आपको यूज करना है। मोलालिटी में और मोलारिटी में सिर्फ आपको चेंज यहां मिलेगा, मोलारिटी में होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और यहाँ पे है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। ठीक है, अगर हम बात करें मोलालिटी की यूनिट्स की, तो मोलालिटी की यूनिट्स होती हैं m विच इज स्मॉल m, और हम उसको मोलल भी बोल सकते हैं या मोल्स पर केजी भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि मोलालिटी के अंदर आप वॉल्यूम को यूज नहीं करते हैं, इसीलिए मोलालिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर। भाई जब वॉल्यूम यूज नहीं कर रहे हैं तो डाइल्यूशन की तो बात करने से कोई मतलब ही नहीं है, डाइल्यूशन से तो अफेक्टेड होगी नहीं। लेकिन जब वॉल्यूम नहीं है तो यहाँ पे केवल मास है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, जो कि टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता। सो मोलालिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से, मोलालिटी की बेसिस पे भी अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं जिनकी बात करें हम, देखिए different types of solution on the basis of molality are as follows। पहला है वन मोलल सॉल्यूशन। वन मोलल सॉल्यूशन वो होगा जिसकी मोलालिटी वन होगी, यानी वन मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व होगा 1 केजी मास ऑफ सॉल्वेंट में। डेसीमोलल सॉल्यूशन कौन होगा, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलालिटी 0.1 होगी या m/10 होगी। ठीक है, या हम ऐसा बोल देंगे 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 केजी मास ऑफ सॉल्वेंट में। थर्ड हम बात करें सेंटीमोलल सॉल्यूशन की, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलालिटी 0.01 m होगी या m/100 होगी, यानी हम बोल देंगे कि सेंटीमोलल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें 0.01 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 केजी मास ऑफ सॉल्वेंट में। फोर्थ है सेमी मोलल सॉल्यूशन, यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलालिटी 0.5 m है या m/2 है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि सेमी मोलल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें 0.5 मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 केजी मास ऑफ सॉल्वेंट में। फिफ्थ है मिली मोलल सॉल्यूशन। मिली मोलल किसे कहेंगे, ऐसा सॉल्यूशन जिसकी मोलालिटी 0.001 m है या m/1000 है, यानी एक ऐसा सॉल्यूशन मिली मोलल सॉल्यूशन होगा जिसमें 0.001 m मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 केजी मास ऑफ सॉल्वेंट में। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से, अब हम क्वेश्चन देखते हैं मोलालिटी पे बेस्ड क्या पूछ सकते हैं आपसे प्रैक्टिस के तौर पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ यूरिया शुड बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर अ डेसीमोलल सॉल्यूशन। यानी आपको यूरिया का एक डेसीमोलल सॉल्यूशन बनाना है, मतलब मोलालिटी गिवन है, कितना यूरिया ऐड करना होगा, मतलब मास ऑफ यूरिया आपको कैलकुलेट करना है, और जिसमें डिसॉल्व करना है सॉल्वेंट में उसका मास है 100 ग्राम। ठीक है, तो हम पहले मोलारिटी का फॉर्मूला लिखेंगे। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मोलालिटी है डेसीमोलर, दे रखा है क्वेश्चन में 0.1 हो जाएगा। W सॉल्यूट की जगह हम लिख देंगे W यूरिया इनटू 1000। यूरिया का मोलर मास होता है 60 और मास ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 100, तो W कितना आ जाएगा, 0.1 इंटू 60 इंटू 100 अपॉन 1000, सॉल्व करने पर आ गया 0.6 ग्राम, यानी W यूरिया कितना है आपके पास 0.6 ग्राम, मतलब 0.6 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व अगर हम करते हैं तो हमारे पास यूरिया का एक डेसीमोलल सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आपको मोलालिटी पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चन पूछता है और मोलालिटी डिटरमाइन करनी होती है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन इन विच 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज प्रेजेंट इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, इस बार आपको मोलालिटी डिटरमाइन करनी है, कैलकुलेट करनी है, और यूरिया का मास गिवन है और मास ऑफ सॉल्वेंट भी गिवन है। तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, देखिए मोलालिटी इज इक्वल टू W सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन MW सॉल्यूट इनटू W सॉल्वेंट इन ग्राम। यूरिया का मोलर मास होता है 60, तो हमको यूरिया का मास गिवन है 30, यूरिया का मोलर मास है 60,000 और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट है 200। सॉल्व किया तो 5/2 कितना आ गया, 2.5 मोलर। यानी जब आप 30 ग्राम ऑफ यूरिया को 200 ग्राम ऑफ वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो जो सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड होगा उसकी मोलालिटी होगी 2.5 मोलर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म की। तो देखिए ध्यान से, थर्ड कंसेंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन। इसको हम काई से डिनोट करते हैं, कई बार इसको एक्स भी बोल देते हैं, वैसे एक्चुअल में काई होता है।
क्या होता है मोल फ्रैक्शन? देखिए, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, उनमें से किसी भी कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स अपॉन सॉल्यूशन के टोटल नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या कहलाता है? मोल फ्रैक्शन। यानी अगर हम बात करें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की, तो एक्स सॉल्यूट क्या हो जाएगा? इट विल बी एन सॉल्यूट अपॉन एन टोटल। एन सॉल्यूट तो है ही है, एन टोटल मतलब हम मान के चलते हैं हमारे पास अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो हमारे पास एन टोटल हो जाएगा एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। ठीक है। इसी तरह से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा? एन सॉल्वेंट अपॉन एन टोटल, सॉल्वेंट के मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो एन सॉल्वेंट अपॉन एन टोटल क्या हो जाएगा? एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। यहाँ एन सॉल्यूट क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। Similarly, number of moles of solvent, N solvent क्या आएगा? It will be mass of solvent in gram upon molar mass of solvent. So W solvent upon MW solvent. Okay? अब देखिए ध्यान से। अब एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट की बात करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उन सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का सम यूनिटी होता है। So for any solution, the sum of mole fraction of all the components is equal to unity. यानी अगर हम मान के चले हमारे पास बाइनरी सॉल्यूशन है और उसमें दो कंपोनेंट हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो x सॉल्यूट प्लस x सॉल्वेंट क्या आएगा? 1। अगर किसी में 3 कंपोनेंट्स हैं तो उन तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम क्या आएगा? 1। और अगर 3 से ज्यादा भी कंपोनेंट्स हैं तो उसका मोल फ्रैक्शन का सम भी क्या आएगा? 1। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए ध्यान से। मोल फ्रैक्शन जो है वो एक यूनिटलेस कंसंट्रेशन टर्म है, क्योंकि आपके पास न्यूमरेटर में भी नंबर ऑफ मोल्स हैं और डिनोमिनेटर में भी नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये जो कंसंट्रेशन टर्म है मोल फ्रैक्शन वो यूनिटलेस है। साथ ही साथ ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी है, क्योंकि यहाँ पे मास आप यूज कर रहे हो और मास टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता, तो मोल फ्रैक्शन टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। और यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं है, इसलिए इसे यूनिट लेस कंसेंट्रेशन टर्म भी बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन है जो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है इसी टाइप का, मोल फ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड। क्या है क्वेश्चन? देखिए, 92 grams of ethyl alcohol, that is C2H6O, is present in 54 grams of water. Determine the mole fraction of ethyl alcohol in water. यानी जब कभी भी आपको मोल फ्रैक्शन का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपके पास जो दो कंपोनेंट्स हैं उनके मास इन ग्राम गिवन होंगे। मोल्स आपको खुद को कैलकुलेट करने हैं, टोटल मोल्स आपको खुद को कैलकुलेट करना है और फिर मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे पहला कंपोनेंट है एथिल अल्कोहल C2H5OH। ओके, तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? मास अपॉन मोलर मास। मास क्वेश्चन में गिवन है 92, मोलर मास हम फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 46। तो 92 अपॉन 46 हो जाएगा 2 मोल्स, यानी हमारे पास एन एथिल अल्कोहल कितना है? 2 मोल्स। अब हम एन वाटर की बात करें, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर क्या आएगा? मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? 54 ग्राम। मोलर मास कितना है? 18। तो 54 अपॉन 18 कितना आ जाएगा? 3 मोल्स। ठीक है, तो हम एन टोटल क्या बोल देंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे? एथिल अल्कोहल के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स। एथिल अल्कोहल के मोल कितने हैं? 2। वाटर के मोल्स कितने हैं? 3। तो 2 प्लस 3 कितना आ गया? 5 मोल्स। अब हम दोनों के कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ एथिल अल्कोहल एक्स एथिल अल्कोहल क्या हो जाएगा? एन एथिल अल्कोहल अपॉन एन टोटल, दैट इज 2/5। एथिल अल्कोहल के मोल है 2, टोटल मोल्स है 5, तो 2/5 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.4। इसी तरह से वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? वाटर के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। वाटर के मोल है 3, टोटल मोल है 5, तो 3/5 कितना आया? 0.6। ओके, अब आगे देखिए ध्यान। फोर्थ जो कंसेंट्रेशन टर्म है वो है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, इसे परसेंट W/W भी बोलते हैं। मास परसेंटेज का मतलब ये होता है कि आप सॉल्यूट के मास को एक्सप्रेस कर रहे हो परसेंटेज के फॉर्म में। ठीक है, और मास परसेंटेज जो है वो सॉल्यूट का परसेंटेज बाय मास भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन के 100 ग्राम ऑफ 100 ग्राम मास के अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट प्रेजेंट होगा उसे ही मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास दे रखा है 20% W/W HCl, इसका मतलब हो गया कि हमारे पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर 20 ग्राम ऑफ HCl प्रेजेंट है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
तो हम लिख देंगे परसेंट W/W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। अब हमें पता है कि अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो उसमें दो कंपोनेंट है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हम परसेंट W/W बोल देंगे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। अगर हम बोल रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूट है W1 और मास ऑफ सॉल्वेंट है W2, तो परसेंट W/W क्या हो जाएगा, W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100, जहां W1 है मास ऑफ सॉल्यूट और W2 है मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए। तो ये हो गया फाइनल फॉर्मूला मास परसेंटेज का जो आपको यूज करना है, परसेंट W/W इज इक्वल टू W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात यह है कि मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इज आल्सो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, ऑब्वियसली आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास यूज कर रहे हो जो कि टेम्परेचर से चेंज नहीं होता, अफेक्टेड नहीं होता, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट भी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट कंसेंट्रेशन टर्म है। अब इस पे जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको कैसे पूछा जाएगा, तो उसका एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 40 ग्राम्स ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज इन द सॉल्यूशन। ग्लूकोज है सॉल्यूट, इसका मास है 10 ग्राम, सॉल्वेंट है वाटर, उसका मास है 40 ग्राम। आपको मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज निकालना है। फॉर्मूला क्या है आपका मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का, परसेंट W/W इज इक्वल टू W1 अपॉन W1 प्लस W2 इंटू 100। W1 कौन है, ग्लूकोज का मास कितना है 10 ग्राम, W2 कौन है, वाटर, उसका मास कितना है 40, तो 10 अपॉन 10 प्लस 40 इंटू 100। सो परसेंट W/W कितना आ जाएगा, 10 अपॉन 50 इंटू 100, दैट कम्स आउट टू बी 20% W/W ग्लूकोज सॉल्यूशन। ओके, अब आगे देखिए। इस 20% W/W ग्लूकोज का मीनिंग क्या हुआ, इट मींस दैट 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म की। नेक्स्ट कंसेंट्रेशन टर्म है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, दैट इज परसेंट W/V। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन के 100 ml वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट जो सॉल्यूट का मास है उसे हम कहते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। तो परसेंट W/V को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, W सॉल्यूट इन ग्राम दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन V सॉल्यूशन इन ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। अब जैसे अपन एग्जांपल देते हैं, अगर मान लीजिए कभी आपके सामने लिखा है 10% W/V NaCl सॉल्यूशन, तो 10% W/V NaCl सॉल्यूशन का मीनिंग है कि 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यानी 10% W/V NaCl सॉल्यूशन में 10 ग्राम ऑफ NaCl प्रेजेंट होगा 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। अब जो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अब जाहिर सी बात है इसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है, वॉल्यूम जहां जहां इन्वॉल्व होगा वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर से अफेक्टेड होगी, इसीलिए मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की बात करें जिसका नाम है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट परसेंट V/V। इसका मतलब है वॉल्यूम परसेंटेज आप ले रहे हो तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का ही वॉल्यूम लोगे आप, तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को, तो हम बोल देंगे इट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन के 100 ml वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट जो सॉल्यूट का वॉल्यूम होता है उसे ही वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। सो वी कैन से परसेंट V/V इज इक्वल टू V सॉल्यूट अपॉन V सॉल्यूशन इनटू 100। अब एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, कि मान लीजिए आपके पास 10% V/V HCl सॉल्यूशन है। तो इस 10% V/V HCl सॉल्यूशन का मीनिंग ये हो गया कि 10 ml ऑफ HCl प्रेजेंट है 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट में भी वॉल्यूम इन्वॉल्व है, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन टर्म भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, ये भी टेम्परेचर से अफेक्टेड होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म की। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है पार्ट्स पर मिलियन ppm एंड पार्ट्स पर बिलियन ppb। ppm और ppb को एक साथ बात करते हैं। ये जो दोनों कंसंट्रेशन टर्म है ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास सॉल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी में होता है, वेरी लेस क्वांटिटी में होता है। तो देखिए यही बात हमने कही है,
both these concentration terms are used when the solute is present in very less quantity in the solution. यानी सॉल्यूशन के अंदर जब आपके पास सॉल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी में है तब आप पीपीएम और पीपीबी यूज करेंगे। पीपीएम का फुल फॉर्म क्या है? पार्ट्स पर मिलियन। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज डब्ल्यू सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 की पावर 6। क्योंकि 1 मिलियन होता है 10 लाख, 1 लाख में 5 जीरो होते हैं 10 की पावर 5, तो 1 लाख में 10 की पावर 5 है तो 1 मिलियन में हो जाएगा 10 की पावर 6। पीपीबी होता है पार्ट्स पर बिलियन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 की पावर 9, बिकॉज 1 बिलियन इज इक्वल टू 1000 मिलियन। ठीक है, तो 10 की पावर 9 हो जाएगा। तो मिलियन की जब बात करेंगे पीपीएम की, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 6 करना है। और पीपीबी की जब बात करेंगे, पार्ट्स पर बिलियन की जब बात करेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 की पावर 9 करना है। ठीक है, अब आगे देखिए ध्यान से। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं पीपीएम और पीपीबी पे कैसे पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, अ 50 ग्राम सैंपल ऑफ कार्बन हैव 0.5 milligram of impurity. Express the concentration of impurity in ppm and ppb. ppm का फॉर्मूला क्या होता है? मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 10 की पावर 6। अब क्योंकि आप 0.5 मिलीग्राम है और हमको क्वांटिटी ग्राम में चाहिए, तो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम हो जाएगा, बिकॉज 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम। सो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम अपॉन 50 ग्राम इंटू 10 की पावर 6 हो जाएगा। सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा 10 पीपीएम। ठीक है, अब अगर हम बात करें पीपीबी की, तो उसका भी फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 की पावर 9। अगेन यहाँ पे मिलीग्राम में क्वांटिटी है, तो 0.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 ग्राम अपॉन 50 ग्राम इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। तो सॉल्व करने पर आएगा 10 की पावर 4 पीपीबी और 10,000 पीपीबी। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको सारे कंसेंट्रेशन टर्म्स समझ में आए होंगे। ओके, अब आगे देखिए ध्यान से। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम स्पेशल नोट की। स्पेशल नोट में हम ऐसे कंसेप्ट डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये 12th सीबीएसई के साथ साथ 12th बोर्ड के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट जेई में भी बहुत बहुत पूछे जाते हैं, और नीट जेई के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के साथ साथ में। तो ध्यान से देखिए, पहला स्पेशल नोट ये कह रहा है रिलेशन बिटवीन मोलैरिटी, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी जब कभी भी मोलैरिटी में, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट में और डेंसिटी में रिलेशन पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए रिलेशन क्या है। मोलैरिटी होती है 10xd अपॉन mw। यहाँ x जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, d जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, m जिसकी बात कर रहे हैं वो है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और mw जिसकी बात में बात की जा रही है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब हम इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देखते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। न्यूमेरिकल से पहले एक स्पेशल नोट और देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। जब कभी भी आपको किसी सॉल्यूशन में, किसी क्वेश्चन में मोलैलिटी दे दी जाए और मोलैरिटी पूछी जाए, या मोलैरिटी दे दी जाए मोलैलिटी पूछी जाए, तब कैसे करेंगे? तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, अगर आप याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो क्या है देखो, मोलैलिटी स्मॉल m इज इक्वल टू कैपिटल M मोलैलिटी इंटू 1000 अपॉन 1000 d माइनस m mw सॉल्यूट। यहाँ जो स्मॉल m की बात कर रहे हैं वो है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कैपिटल M की बात कर रहे हैं वो है मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, mw सॉल्यूट है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और d है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। एक बार वापस देख लीजिए फॉर्मूला क्या है? मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इनटू 1000 अपॉन 10 अपॉन 1000 d माइनस m mw सॉल्यूट। ठीक है, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तो देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 1 जो भी आपको मैंने स्पेशल नोट 1 बताया उससे रिलेटेड है। देखिए ध्यान से, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है और मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है, मास परसेंटेज गिवन है, कैसे अप्रोच करेंगे? तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं जिसमें एक से ज्यादा कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व है। सिंगल कंसंट्रेशन टर्म्स वाले न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस हमने उस कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ में ही देख लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, मिक्स अप्रोच वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, मिसलेनियस टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं जहां पे दो कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व होगी या दो से ज्यादा कंसंट्रेशन टर्म इन्वॉल्व होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑफ 20% W by W H2SO4 solution having density 1.8 ग्राम पर ml। तो आपके पास
मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 20% W/W। आपको मोलैलिटी भी कैलकुलेट करनी है और मोलैरिटी भी कैलकुलेट करनी है। डेंसिटी गिवन है 1.8 ग्राम पर ml। सॉल्यूट है H2SO4 जिसका मोलर मास होता है 98 ग्राम पर मोल। तो मोलैरिटी के लिए तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। क्या फॉर्मूला होता है 10xD/mw। x कितना है मास परसेंटेज 20, डेंसिटी कितनी है 1.8, सॉल्यूट का मोलर मास H2SO4 का मोलर मास कितना है 98। सॉल्व किया तो कितना आ गया 360/98। तो सॉल्व करने पर मोलैरिटी आ गई 3.63 मोलर। ठीक है। अब जब मोलैलिटी आपको कैलकुलेट करनी हो और मास परसेंटेज गिवन हो तब कैसे करेंगे? तो देखिए मोलैलिटी के लिए आपको क्या चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट। कहां से आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। सो डब्ल्यू सॉल्यूशन माइनस डब्ल्यू सॉल्यूट। अब क्योंकि आपको पता है 20% W/W H2SO4 का मीनिंग होता है 20 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का मास कितना है 100, H2SO4 कितना है 20, तो 100 माइनस 20 कितना आ गया 80 ग्राम। तो मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या है मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू W सॉल्वेंट इन ग्राम। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे H2SO4 का मास 20, मोलर मास 98, मास ऑफ सॉल्वेंट आपने कैलकुलेट कर लिया 80 और 1000। सॉल्व किया 250 अपॉन 98, सॉल्व करने पर आ गया मोलैलिटी इज इक्वल टू 2.55 मोलर। तो ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने मोलैलिटी को और मोलैरिटी को मास परसेंटेज से रिलेट करते हुए डिटरमाइन किया। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसमें हम मोल फ्रैक्शन को मोलैलिटी से रिलेट कर रहे हैं। मोलैलिटी गिवन है, मोल फ्रैक्शन डिटरमाइन कर रहे हैं। कैसे करेंगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब कहने को तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है और कहने को बहुत कुछ गिवन है। देखिए कैसे 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन मतलब जिसमें आपके पास 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 केजी मास ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। एक्वा सॉल्यूशन बोल दिया मतलब सॉल्वेंट कौन है वाटर है। अब यहां से हम अप्रोच कर सकते हैं और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे। तो देखिए सॉल्यूशन सबसे पहले कहा 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन जिसका मतलब है 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 केजी और 1000 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपके पास सॉल्यूट का मोल तो आ गया 1 मोल। सॉल्वेंट का मोल कैलकुलेट करना है जिसकी क्वांटिटी है 1000 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर एन वाटर कितना हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है 1000 ग्राम, मोलर मास है वाटर का 18, तो 1000 अपॉन 18 आ जाएगा 55.5 मोल्स। एन सॉल्यूट है 1, एन सॉल्वेंट यानी एन वाटर आ गया 55.5, तो एन टोटल हो जाएगा एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट। तो इट इज 1 प्लस 55.5, दिस कम्स आउट टू बी 56.5। ठीक है। अब जब एन टोटल आ गया है और एन सॉल्वेंट भी आ गया है तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे एक्स सॉल्वेंट क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सॉल्वेंट के मोल्स है 55.5, टोटल मोल्स है 56.5, डिवाइड कर दिया 0.993, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में हमने देखा मोलैलिटी की हेल्प से मोल फ्रैक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिर से मोलैरिटी मास परसेंटेज को रिलेट करते हुए क्वेश्चन है और इस पे तड़का लगाया गया है डाइल्यूशन का। तो देखिए कैसे करना है ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है 98% W/W H2SO4 solution has a density of 1.8 ग्राम पर ml। आपके पास एक H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसका मास परसेंटेज गिवन है 98% W/W और इसकी डेंसिटी भी गिवन है 1.8 ग्राम पर ml और सॉल्यूशन किसका है H2SO4 का। ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है हाउ मच वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्यूशन इज नीडेड टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ डेसीमोलर H2SO4 सॉल्यूशन। यानी इस सॉल्यूशन का जो सॉल्यूशन आपके सामने है इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम लिया जाए जिससे कि आपके पास H2SO4 का 1 लीटर डेसीमोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाए। यानी M2V2 आपको गिवन है, वॉल्यूम कितना बनाना है 1 लीटर, मोलैरिटी कितनी बनानी है डेसीमोलर दैट इज 0.1 m। मोलैरिटी इनिशियल कितनी है वो इस फॉर्मूले से आ जाएगी और कितना वॉल्यूम उसका चाहिए इनिशियल का तो V1 आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो आप क्या देखेंगे कि आपको जो पहले सॉल्यूशन दे रखा है उसकी मोलैलिटी है कितनी। तो मोलैलिटी होगी 10xD/mw। x कितना है 98,
डी कितना है 1.8, मोलर मास H2SO4 का कितना होता है 98। तो सॉल्व कर लेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू 98 इंटू 1.8 अपॉन 98, दिस कम्स आउट टू बी 18 मोलर। ठीक है, अब आगे देखिए, अब देखिए आगे, नाउ M1V1 इज इक्वल टू M2V2, डाइल्यूशन का फॉर्मूला हम लगाएंगे। इनिशियल सॉल्यूशन की मोलैरिटी आ गई 18, इनिशियल सॉल्यूशन का वॉल्यूम V1 कैलकुलेट करना है। फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी जो प्रिपेयर करनी है वो है डेसी मोलर 0.1 और वॉल्यूम हो गया 1000 ml। 1 लीटर कहा है तो ml में हो जाएगा 1000 ml। तो V1 कितना आएगा 0.1 इंटू 1000 अपॉन 18, दैट इज 100 अपॉन 18, तो कितना आ जाएगा 5.5 ml। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जिसमें हम मोल फ्रैक्शन गिवन है और मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। इससे पहले हमने देखा था कि मोलैलिटी गिवन थी और मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया था। इस बार मोल फ्रैक्शन गिवन है और मोलैलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो देखिए कैसे, मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल इन वाटर इज 0.2, देन व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यानी एथेनॉल का वाटर के अंदर एक सॉल्यूशन है जिसमें एथेनॉल का मोल फ्रैक्शन वाटर के अंदर कितना है 0.2, और आपको बताना है सॉल्यूशन की मोलैलिटी क्या होगी। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एथेनॉल दे रखा है 0.2, इसको हम लिख सकते हैं 2/10, और हमें पता है नीचे जो 10 लिखा है वो होता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसमें सॉल्यूट के मोल्स साथ में है, सॉल्यूट के मोल्स तो है 2, तो हम लिख सकते हैं 2/2 + 8। इससे क्लियर हो गया कि एन एथिल अल्कोहल कितना है 2 मोल्स, और एन वाटर जो कि सॉल्वेंट है वो कितना है 8 मोल्स। ठीक है, अब आपको क्या डिटरमाइन करना है, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, जिसके लिए क्या चाहिए, मास ऑफ सॉल्वेंट। आपके पास क्या आ गया, अभी आपके पास आ गया वाटर के मोल्स और वाटर का मास निकालना है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट W वाटर कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ वाटर इनटू मोलर मास ऑफ वाटर। तो W वाटर कितना आएगा, मोल्स ऑफ वाटर है 8, मोलर मास ऑफ वाटर है 18, मल्टीप्लाई करने पर आ गया 144 ग्राम। अब आगे देखिए, तो मोलैलिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, मोलैलिटी इज इक्वल टू एन सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन W सॉल्वेंट इन ग्राम। सो एन सॉल्यूट आ गया 2000 अपॉन 144, सो 2000 अपॉन 144 सॉल्व करने पर आपके पास मोलैलिटी आ गई 13.6 मोलर। ओके, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपने देखा इस लेक्चर 2 में हमने चैप्टर 2 सॉल्यूशन के सभी कंसंट्रेशन टर्म्स ऑफ सॉल्यूशन की बात की, जिसमें हमने मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, पीपीएम और पीपीबी सभी की बात की। सिंगल अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन भी किए, मिक्स्ड अप्रोच बेस्ड क्वेश्चन भी किए, और इस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक को पूरा कंप्लीट किया। अब इसके बाद हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 3 में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।